प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं भारत में मिट्टी की समस्याएं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ घनी आबादी के पोषण के लिए शताब्दियों से कृषि का प्रचलन रहा है। यह वास्तव में खेद का विषय है कि इस राष्ट्रीय संपदा का देश में सदुपयोग व उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। विभिन्न कारणों से देश की यह अमूल्य संपदा नष्ट हो रही है। राष्ट्रीय योजना आयोग समिति 1948 के अनुसार उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि में जहाँ कभी दूध व घी की नदियाँ बहा करती थी, आज विश्व के सर्वाधिक उर्वरक भूभाग में अतिशय पशुचारण के कारण सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि मरुस्थल हो गई है। ग्लोबर के एक अनुमान में भूमि क्षरण से भारत की 15 करोड़ एकड़ भूमि क्षतिग्रस्त है तथा रसेल के एक अनुमान में देश के विभिन्न भागों में प्रति हेक्टर 2.5 से 288 टन मिट्टी नष्ट हो रही है। लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जल तथा वायु क्षरण से प्रभावित है। भारतीय मिट्टियों की निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला, भूमि का अपरदन। दूसरा, उर्वरता का ह्रास, मरुभूमि विस्तार, वाटर लॉगिंग जिसको जल भराव कहते हैं, जल शक्ति कह दो, क्षारीय भूमि, बंजर भूमि। क्षारीय का मतलब नमकीन और बंजर का मतलब जो खेती के योग्य नहीं है। और मानव द्वारा भूमि का शोषण, नगरीय और यातायात विकास के कारण कृषि भूमि का अतिक्रमण, यानी खेती की जमीन कम होती जा रही है नगरों के विस्तार के कारण और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की वजह से। ये उपरोक्त समस्याएं भूमि अपरदन और उर्वरता ह्रास की समस्याएं बहुत व्यापक और जटिल तथा विनाशकारी है। अब देखते हैं कि भूमि अपरदन के किन कारकों की वजह से होता है, कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो भूमि अपरदन के प्रकार। देश के वनस्पति विहीन क्षेत्र विशेष रूप से अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। वनस्पति का आवरण मिट्टी के कणों को बांधे रखता है और वनस्पति के अभाव में अपरदन तीव्र दर से होता है। भूमि अपरदन मुख्यतः जल तथा वायु द्वारा संपन्न होता है। तो इसको एक एक करके अपन लेते हैं। जल द्वारा अपरदन। मूसलाधार वर्षा के कारण वनस्पति विहीन पहाड़ी ढालों की मिट्टी बह जाती है। अधिक वर्षा की वजह से, मोटी बौछारों की वजह से वो समूची ऊपरी परत विनष्ट हो जाती है और इसे कहते हैं आवरण क्षय। एक अन्य प्रकार से भी जल द्वारा अपरदन होता है। वर्षा काल में नदियों के जल की वृद्धि होती है और ये जल धाराएं अधिक गहराई तक धरातल का अपरदन करके नालियां बना देती हैं, जिसको गली या अवनालिका अपरदन कहते हैं। इस प्रकार से शीट इरोजन और गली इरोजन, ये दो जल द्वारा अपरदन होता है और मिट्टी का क्षय होता है। दूसरा हो गया वायु द्वारा अपरदन। शुष्क और अर्धशुष्क वनस्पति विहीन क्षेत्रों में, क्योंकि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में वनस्पति नहीं होती है, तो निर्बाध गति से वायु चलती है और ग्रीष्म काल में विशेष रूप से रेत की आंधियाँ चलती है। क्योंकि वनस्पति नहीं होगी तो बेरोक टोक हवाएं चलेंगी, जिससे रेत और ढीली मिट्टी उड़ करके ले जाती है। और इन दोनों प्रक्रियाओं की वजह से भारत के लाखों हेक्टेयर भूमि अपरदन का शिकार हो जाती है। अब देखते हैं कि भूमि का जो अपरदन है वो भारत में इस नक्शे के द्वारा आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ है कि वायु द्वारा और जल द्वारा। तो वायु द्वारा जो अपरदन है वो देखिए इन दोनों में है और जल द्वारा अपरदन है वो इन दोनों में है। इन दोनों का इंडिकेशन है। तो ये जल द्वारा इसका जो संकेतक दे रखा है, ये जल द्वारा अत्यधिक अपरदन होता है यहाँ इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्रों में। और जल द्वारा अपरदन इस पूर्वी तटीय क्षेत्रों में और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जल द्वारा होता है अपरदन। अब देखते हैं कि वायु द्वारा जो अपरदन दिखा रखा है, वायु द्वारा अपरदन इन क्षेत्रों में, ये देखिए आप नक्शे के अंदर, ये वाला आपका क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, इसमें वायु द्वारा अपरदन दिखा रखा है इस प्रकार
प्रकार से भारत में वायु और जल द्वारा अपरदन के क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं। और ये इंडिकेशन अत्यधिक जल का है, तो यहाँ भी अत्यधिक जल से वायु अपरदन होता है और इस क्षेत्र में जल द्वारा अत्यधिक अपरदन होता है और पश्चिमी क्षेत्र में अत्यधिक अपरदन होता है। आंधियों से और वायु द्वारा एकत्रित वायु राशि से भी अपरदन होता है, वो अभी आपको मैंने इसमें नक्शे में दिखाया। अब इसमें इसके भूमि अपरदन के कारण क्या है? इस भूमि अपरदन के निम्नलिखित कारणों से होता है भूमि का अपरदन। वर्षा की प्रकृति देखी जाती है एक तो, जैसे कि वर्षा किस रूप में होती है, धीरे होती है या तेज वर्षा होती है। पहले वर्षा की प्रकृति, मूसलाधार वर्षा होने पर भूमि जल को सोख नहीं पाती और वायु जल यानी रन ऑफ, वायु जल का ऊपर बहने वाले पानी के रूप में सारा वर्षा जल बह जाता है। तथा ये इम्पोर्टेंट, वायु जल क्या होता है? बरसात से जो पानी इकट्ठा होता है वो वायु जल कहलाता है। तो अपने साथ ऊपरी परत, उस बहता हुआ पानी अपने साथ ऊपरी परत सहित अनेक उपजाऊ तत्वों को बहा कर ले जाता है और शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा अपरदन क्रिया तीव्र होती है। तो ये तो होगी वर्षा की प्रकृति। अब आता है भूमि का ढाल। अधिक ढालू भूमि पर मिट्टी का अपरदन अधिक होता है और मैदानों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का अक्सर अधिक होता है, क्योंकि ऊपर ढाली वाले भूमि के ढाल अधिक उच्च ढाल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ मिट्टी वर्षा हो चाहे वह हवा हो, दोनों के प्रभाव से उड़ जाएगी और उपजाऊ मिट्टी भी नष्ट हो जाएगी। तीसरा है धरातलीय रचना, कि मिट्टी कौन से कणों से बनी हुई है, कि किस तरह से कठोर शैलें हैं, नरम शैलें हैं। ढीले कण वाली शैलों का अपरदन सरलता और तीव्रता से होता है और कठोर शैलों का अपरदन धीमी गति से होता है। अत्यधिक पशुचारण से भी अपरदन होता है, क्योंकि पशुओं की जो खुर होते हैं वो उनको ढीली मिट्टी को, वनस्पति की जो घास फूस होता है उनकी जड़ों को ढीला कर देते हैं। पशु जड़ समेत घास को उखाड़ते हैं, इनके खुरों से भी मिट्टी ढीली पड़ती है। पर्वतीय ढालों पर अत्यधिक और अविवेकपूर्ण पशुचारण द्वारा भारी मात्रा में ढालों का अपरदन होता है। तो इस प्रकार से पशुओं के चरण से भी अपरदन होता है। वन शोषण कैसे? वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है और वनों के अधिक शोषण के कारण वनस्पति विहीन ढाल अपरदनकारी शक्ति से अधिक प्रभावित होते हैं। क्योंकि वन शोषण का मतलब होता है वनों को काट देना और वो नष्ट कर देना, तो वो नष्ट हो जाएंगे, तो वो जो मिट्टी बांध के रखे हुए पेड़ की जड़ें वो नहीं रहेंगी और वनस्पति नहीं रहेगी, तो मिट्टी का अपरदन हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, हिमालय के पर्वतीय भागों में, विशेषतः उत्तरी बंगाल और असम में झूम कृषि ये कृषि का प्रकार है। झूम कृषि प्रणाली प्रचलित है, जिसके अंतर्गत वनों को जलाकर उन्हें साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती है और उनकी उर्वरा शक्ति नष्ट होने पर भूमि को कुछ वर्षों के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है और वह नम भूमि साफ कर ली जाती है। इस प्रक्रिया से वनों का जो क्रम से विनाश होता है, वनस्पति विहीन ढाल अपरदन के भी शिकार होते हैं। ये कृषि प्रणाली, अब इस प्रणाली के नाम हैं जो मध्य प्रदेश को दहिया कहते हैं, दहाया, हिमालय में खील कहते हैं और पश्चिमी घाटों पर कुमारी कहलाती है। इस प्रकार की जो खेती की जाती है वो ये क्षेत्रीय नाम है। मिट्टी के कटाव से एक बहुत बड़ी हानि ये होती है कि भूपटल की बारीक मिट्टी की परत तो बह जाती है और बड़े और मोटे कणों वाली परतें शेष रह जाती हैं और वर्षा का जल इस कड़ी मिट्टी की परत के ऊपर से बह जाता है और मिट्टी का द्वारा सोखा नहीं जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूम जल स्तर बहुत नीचे पाया जाता है। भूगर्भिक जल, पीने और सिंचाई के लिए जल की भी कमी होती जाती है। देखते हैं मिट्टी अपरदन के क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ किस रूप में है। मिट्टी अपरदन की विभीषिका बहुत भयंकर है। आवरण अपरदन, जो अभी मैंने बताया, गल्ली और आवरण जो वर्षा के द्वारा होता है। आवरण अपरदन से मिट्टी की अमूल्य ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इससे पर्वतीय ढाल कृषि के सर्वथा अनुपयुक्त हो जाते हैं। भारत में मिट्टी अपरदन के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला, यूपी, उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, इटावा, इन जिलों में चंबल और यमुना के कच्छाई भागों में अवनालिका अपरदन के कारण विस्तृत भूमि बंजर हो गई है। अकेले इटावा में ही 48,000 हेक्टेयर बंजर भूमि स्थित है।
तो यहाँ नालिका अपरदन पाया जाता है अधिक वर्षा के कारण। मध्य प्रदेश में चंबल तथा अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन तथा बाढ़ों के कारण लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो गई है। यहाँ एमपी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी अनुपजाऊ हो गई है। अवनालिका अपरदन अधिक ज़्यादा होता है और इसी क्षेत्र में यमुना चंबल घाटी में लगभग 15 लाख एकड़ भूमि के प्रभावित होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और ग्वालियर जिलों में ही 6 लाख एकड़ भूमि बीड़ और बंजर में बदल गई है। इस प्रकार से ये क्षेत्र भी अनुपजाऊ हो गया है। कुरियन के मत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रतिदिन 10 लाख टन से भी अधिक मिट्टी बंगाली खाड़ी में प्रवाहित करती है। नदियों के द्वारा लाई गई गंगा नदी प्रतिवर्ष 30 करोड़ टन मिट्टी बंगाली खाड़ी में निक्षेपित करती है। इससे मिट्टी अपरदन की व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी इतनी मिट्टी ला रही है। तो हिमालय के दक्षिण ढालों पर विशेषतः शिवालिक श्रेणी में मिट्टी अपरदन अधिक हुआ है। शिवालिक से उतरने वाली नदियां पंजाब और हरियाणा में भारी मात्रा में रेत लाती हैं, जो इस नदियों को चौंकाती है। जो पंजाब हरियाणा में जो शिवालिक से उतरने वाली जो भी नदियां हैं, वो पंजाब हरियाणा में भारी मात्रा में जो रेत लाती हैं, उनको इस नदियों को चौक कहते हैं। इससे कृषि योग्य भूमि का बहुत विनाश हुआ है। दक्कन की लावा और कपास मिट्टी पर वर्षा की अनियमितता का बुरा प्रभाव दिखता है। अधिक वर्षा होने पर, चिपचिपी होने के बाद शुष्क मौसम में सूखने पर ये मिट्टी तिड़क जाती है और कृषि पर इसका बुरा असर पड़ता है। पश्चिम बंगाल में कंगसावती की घाट में पुरुलिया जिले में अनुमानतः 1 लाख एकड़ भूमि अवनालिका अपरदन का शिकार हुई है। यानी भारत में अवनालिका अपरदन ज़्यादा है, जो नक्शे में आपको बताया। उड़ीसा में महानदी घाटी में भी अपरदन की समस्या विकट है। तमिलनाडु के अर्काट और कन्याकुमारी, सलेम और तिरुचिरापल्ली, जो अभी पश्चिमी घाटों में बताया, अवनालिका अपरदन जो वर्षा के द्वारा होता है, तो इनमें, इस क्षेत्रों में ये अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। अब आते हैं राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राज्यों में वायु द्वारा अपरदन सक्रिय है। इन क्षेत्रों में वायु द्वारा अपरदन होता है। इन क्षेत्रों, बाकी जगह ज़्यादातर जल द्वारा ही होता है। अनुमान है कि जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, किशनगढ़ जिलों में प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि से 34 लाख टन उपजाऊ मिट्टी उड़ाई जाती है हवा के द्वारा। और थारमंडल स्थल का प्रसार एक राज्यों की तेजी से और हो रहा है। अब देखिए, इस भूमि अपरदन के दुष्परिणाम क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ सोइल इरोजन के। राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसार भूमि अपरदन के निम्नलिखित दुष्परिणाम है। क्या है? अपरदन होने से आकस्मिक और भयंकर बाढ़ों का प्रकोप, क्योंकि पानी एकदम इकट्ठा हो गया बहेगा तो बाढ़ आ जाएंगे। नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन, यानी मार्ग बदल देगी नदी, तो दूसरे क्षेत्र की मिट्टी को खराब कर देगी, उपजाऊ मिट्टी को। उससे अनेक प्रकार की हानियाँ होती है, यानी आसपास के किनारों में बसे हुए गाँव वो डूब जाते हैं। कृषियों की भूमि, उर्वर भूमि का भी नष्ट होना, इस प्रकार की जब नदियाँ अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि किनारों में मिट्टी भर जाएगी, तो कृषियों की भूमि भी अनुपजाऊ हो जाएगी। आवरण अपरदन के कारण भूमि की उर्वर ऊपरी परत का नष्ट हो जाना। भूमजल स्तर, यानी वाटर टेबल जो होता है, भूमजल स्तर का मतलब भूमि के ऊपर का जो जल है वो गिरने से पेय और सिंचाई के लिए जल में भी कमी हो जाती है। अंडरग्राउंड वाटर कम नीचे पहुंच जाएगा। शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से, क्योंकि मरुस्थलीय विस्तार होगा, वर्षा कम होगी, तो स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव और परोक्ष रूप से कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। बीहड़ और बंजर भूमि में डाकों के कारण के शरण स्थल बन जाते हैं। जब जमीन अनुपजाऊ हो जाती है और बीहड़ और जंगल बंजर के रूप में हो गए, तो वहाँ पे सामाजिक तत्व या डाकों के रूप में लोग वहाँ पे अपना बस जाते हैं और अड्डे बना लेते हैं। वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारतें और जलाऊ लकड़ी की समस्या और वन्य जीवन पर भी दुष्प्रभाव। उससे क्या होगा कि वन्य जीव जंतु भी उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो वनस्पति, जंगलों में वनस्पति आवरण ही नहीं होगा तो उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, वन्य जीवों का। इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, भूस्खलन से सड़कों का विनाश। भूस्खलन का मतलब अनकंट्रोल्ड जब भूमि का अपरदन होगा या अवनालिका अपरदन होगा,
तो या मिट्टी धसेगी तो उससे सड़कें पर रास्ते प्रभावित होंगे और सड़कों का विनाश हो जाएगा। इस प्रकार से भूमि अपरदन के ये इस प्रकार से दुष्परिणाम होते हैं। तो ये वीडियो मिट्टी अपरदन से संबंधित था।